लोगों का उत्साह वहाँ पर देखा जा सकता है। लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं प्रधानमंत्री को अपने सामने देखकर, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इस वक्त ये सीधे दृश्य देख रहे हैं असम के गुवाहाटी से, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो अभी शुरू किया है और भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, इन दृश्यों में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे असम के राजनीतिक समीकरणों के बारे में? ज्योति जी, देखिए आज जो है अभी ये लोकतंत्र का जो असली ये सीन नजारा जब आप देखते हैं तो ये लोगों के साथ होता है। और जब लोग इतना बढ़िया और इतना रोड शो पे आके जब सारे लोग उस शहर के लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो लगता है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ में आप देखिए कि थोड़ी देर पहले सुबह सुबह ये प्रियंका गांधी की भी रोड शो हुआ था। प्रियंका गांधी इसके बाद त्रिपुरा में भी है। ऐसे दिन भर अगर आप देखें तो देश में अलग अलग हिस्से में रोड शो है। जो सारे स्टार प्रचारक हैं उनका रोड शो हो रहा है। लेकिन जब कभी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो की बात करते हैं तो उस रोड शो में एक अलग नजारा आपको दिखता है। जैसे लगता है कि एक खिलता हुआ भारत आपको दिख रहा हो। और ये जो भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र को लेके, ये पीएम के रोड शो में आपको उभर के आता है जब आप इस चीज को देखते हैं। और असम में आप ये देखिए कि असम त्रिपुरा पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सीटें जो है असम की है। और असम के सीट से ही आप कह सकते हैं कि आज से नहीं, लंबे दौर से असम का जो टेम्पो होता था इलेक्शन के समय में, वही पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से माहौल बनाता था। वही एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के माहौल में असम का जो ये था वोटिंग का ट्रेंड होता था, उसी की तरफ से वो बात बनती थी। तो ये जो पीएम के रोड शो तो आप देख रहे हैं, आप इसी साल में आप फरवरी में भी पीएम का रोड शो हुआ था। तो असम में जाने वाले, फ्रीक्वेंटली जाने वाले, मुझे लगता है कि देश के पहला प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कम से कम 70 बार से ज्यादा असम का दौरा किया है पीएम मोदी ने इस 10 सालों में। पूरे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 62 बार से ज्यादा दौरा किया है। और जब ये प्राइम मिनिस्टर कभी 5 साल में 8 साल, आपको याद कीजिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ, असम से ही रिप्रेजेंट करते थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से असम से ही आते थे। लेकिन अपने 5 साल में वो शायद नॉमिनेशन करने के लिए असम और गुवाहाटी पहुंचते थे। और ये पीएम मोदी है जो ऐसा कोई सीजन नहीं होता असम का या ऐसा कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं होता जिसका उद्घाटन करते हैं, उसका शिलान्यास भी करते हैं। और 10 साल में अगर पीएम 72 साल बार गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम की जो पूरी की पूरी असम के डेवलपमेंट का मानचित्र कैसा बदला होगा। इसका नजारा और इसका अंदाजा लोगों की इस खूबसूरती रोड पे जो रोड शो आप देख रहे हैं और उसमें जो लोगों की भागीदारी देख रहे हैं, इससे समझा जा सकता है। इसकी एक गवाही देता हुआ ये रोड शो में लोगों की भीड़ है। जोशी जी, बिल्कुल विनोद जी, अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में 2 फैक्टर वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो विकास का वहाँ पर फैक्टर है, दूसरा वहाँ पर शांति का फैक्टर है। और इन दोनों में ही जो बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर, चाहे वो राज्य की सरकार की बात करें या केंद्र ने जिस तरह से वहाँ पर काम किया है, दोनों को काफ़ी सफलता दोनों क्षेत्रों में मिली है। ये नैरेटिव अपनी जगह पे है। लोग जाए इस ग्रुप में, अभी पिछले 1 महीने से जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है और लोगों को आप देख रहे हैं कि नैरेटिव का अपना अपना अंदाज है। लोग, डेमोक्रेसी है, लोगों को हर सत्ता के में आने के लिए हर पार्टी की अपनी ललक होती है। लेकिन शायद अगर वो ग्राउंड कनेक्ट उनका होता, अगर असम में लोगों की ये जो रोड शो में लोगों की उत्सुकता और लोगों की जो भीड़ और लोगों का जो अभिवादन देखते तो शायद उनको लगता कि उनका नैरेटिव नहीं चल रहा है। उनका नैरेटिव इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं चल रहा है कि आज की तारीख में आप देखिए कि कांग्रेस के पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया
5 न्याय और 25 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई, लेकिन पार्टी को अपने गारंटी से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नैरेटिव लेके आज भी प्रियंका गांधी अगर असम में बात कर रही थी तो लोकतंत्र बचाओ और संविधान खतरे में है की बात कर रही थी। आज त्रिपुरा में प्रियंका गांधी है तो उनका एजेंडा जो था वो लोकतंत्र बचाओ और संविधान खतरे का ही था। तो अगर ये लोकतंत्र बचाओ और संविधान खतरे में है तो फिर ये भीड़ क्या है? तो ये चीज लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर, इससे बेहतर होता कि नरेंद्र मोदी के एजेंडे में जो मोदी की गारंटी है उसके सामने में उसके डेवलपमेंट के प्लान में जो मिशन 2047 का विकसित भारत संकल्प का है उसके प्लान में एक कोई बड़ी लाइन खींचते। अगर बड़ी लाइन खींचते तो शायद प्रियंका गांधी भी अपनी रैली में, अपनी उस रोड शो में शायद इतनी ही बड़ी भीड़ देखती, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, यहाँ के लोग कभी किसी पार्टी के साथ बेईमानी नहीं करते, जो देता है उसको पाई वापस करता है। जोशी जी बिल्कुल। विनोद जी, अगर हम खासकर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में बीजेपी को काफ़ी अच्छी वहाँ पर सफलता मिलती रही है, और जिस तरह की भीड़ हम वहाँ पर देख रहे हैं ये क्या कुछ दर्शाता है? क्योंकि गुवाहाटी में जिस तरह की भीड़ है इसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे असम में और पूरे उत्तर पूर्व में जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ जोशी जी तो आप ये देखिए कि ये असम गण परिषद की सीट है जहाँ शायद पीएम की अभी ये रोड शो हो रहा है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि पीएम अपने रोड शो हो, इलेक्शन कैंपेन हो, वो किसी भी रूप में अपने एलाइज के लिए एक अलग रणनीति नहीं रखते। आपको याद होगा अभी बिहार में जो पहली रैली पीएम ने की थी तो अपने एलाइज पार्टनर जो चिराग पासवान के को जो सीटें मिली थी वहां से पीएम ने शुरू की थी। वो एनडीए के घटक दल उतने ही उनके लिए महत्वपूर्ण है जितना बीजेपी के कोई कैंडिडेट है। तो अभी जो ये रैली हो रही है, मुझे शायद मैं गलत अगर नहीं हूँ तो ये असम गण परिषद के ही सीट की जो कैंडिडेट है वो उनके पार्टी के बीजेपी के एलाइज है, और वो रोड शो पीएम उसकी कंस्टिट्यूंसी में करके उनकी ताकत को मजबूती देने के लिए वहाँ लोगों के बीच में है। तो ये मैसेज लोगों को ये लगता है कि बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने एलाइज को कभी भी कमतर नहीं देखती है, उसको भी एक इक्वल रिस्पेक्ट की बात होती है। तो आप बीजेपी में इस रूप में देख सकते हैं। सही बात गुवाहाटी की, अभी जो हम लोग अब सर्वे की बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये अभी पिछले 1 महीने से जो भी सर्वे की रिपोर्टें आ रही है उसमें असम में अगर बीजेपी को 11 और असम गण परिषद को 1 सीटें देती या 2 सीटें देती हुई है, वहां पे सर्वे रिपोर्ट पे है, तो आप कह सकते हैं कि असम में बीजेपी की जो बात पीएम बार बार कहते हैं कि आप ग्राउंड पे इलेक्शन देखना हो तो आप ग्राउंड पे देखिए और जनता के बीच में जाके आप देखेंगे तो आपको लहर लगेगा। थर्ड टाइम के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये लहर शायद दुनिया के किसी भी देश डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने नहीं देखा होगा जो भारत में इन दिनों दिख रहा है। लेकिन अफसोस कि फिर भी कुछ लोगों को इसमें संविधान खतरे में लग रहा है। जोशी जी विनोद जी, पिछले कुछ सालों में जो उत्तर पूर्व के लिए काम किया गया है उसमें विकास के साथ साथ अगर हम शांति की बात करें तो उत्तर पूर्व के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर अब काफ़ी शांति हो गई है। असम में भी लोग इसको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं और इसी का ये फ़र्क यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप शांति के प्रयासों में जो केंद्र सरकार की भूमिका रही है? आज की तारीख में असम में अगर आप असम का ही लें तो उल्फा से लेके जो छोटे मोटे उग्रवादी संगठन थे उनका सरेंडर हो चुका है। लगभग सारे ग्रुप जो है, एक परेश बरुआ को छोड़ के अगर आप बताएं तो सारे के सारे जो उग्रवादी संगठन थे वो मुख्य धारा में लौट आए हैं। और मुख्य धारा में ही नहीं लौट आए हैं, वो अपने मुख्य धारा में लौटने के साथ में वो जीवन में अपनी प्रगति के लिए, अपने समाज की प्रगति के लिए वो तत्पर दिखने भी लगे हैं। रही बात कि जब आप पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि सिर्फ ये मोदी है जिनके रूल में इनके 10 साल में कई स्टेट से वहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा था। ये जो लोग आज आरोप मणिपुर को लगा रहे हैं या मणिपुर के लेके बात करते हैं, वो एक बड़ी एक्सीडेंट थी, वो एक जो जातीय विद्वेष थी, वो एक किसी भी तरह से उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो उस समय का एक बड़ा एक तरह से ब्लॉट लगा हुआ था उसके पे।
एक साजिशन एक तरह की बात हुई थी कि उसपे एक आप कह सकते हैं कि इथनिक क्लास के रूप में शुरू हुआ था, जो आज का नहीं, कम से कम मणिपुर का जो वहाँ का डेमोग्राफी है उसमें कम से कम पिछले 40-50 साल से इस तरह के ऐसे वायलेंस वहाँ लगातार कई दशक तक हुआ था। लेकिन बीजेपी 10 साल से वहाँ सरकार में है, ये बात भी हमें जानना पड़ेगा। और बीजेपी 10 साल से वहाँ है तो सिर्फ डेवलपमेंट के बल पे है, बिल्कुल। लोगों के एस्पिरेशंस के बल पर है। इसलिए बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में 90% सीट जीती है लोकसभा पे। इसलिए बीजेपी एक दो स्टेट को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में एलायंस के साथ या खुद की सरकार वहां चलाती है। और ये जादू जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट का है, इसमें कोई नैरेटिव नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। आप अगर देख लीजिए इस सारे इलाके में तो ऑलमोस्ट जो इलाके हैं वो क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं। लेकिन अगर क्रिश्चियन बहुल इलाके में बीजेपी जीत के आती है और सरकार बनाती है तो ये सारे नैरेटिव जो आज दिए जा रहे हैं उस नैरेटिव को इसका वो जवाब नॉर्थ ईस्ट दे रहा है देश का। जोशी जी बिल्कुल। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम दर्शकों की जानकारी के लिए फिर बता दें कि इस वक्त ये हम रोड शो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम की राजधानी गुवाहाटी से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में वहां पर लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर हम असम की बात करें तो असम में घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा रहा हुआ है वहाँ पर, और बार बार पहले भी ये कहा जाता था कि वहाँ पर जो जनसंख्या है उसको ही वहाँ पर बदल दिया गया। ये मुद्दा अब कितना, आज की तारीख की अगर हम बात करें तो कितना प्रासंगिक रह गया? देखिए, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि इस देश में जो एक स्टेबल गवर्नमेंट आप जब कहते हैं और जब आप कहते हैं कि स्थिर सरकार और मजबूत सरकार, तो ये स्थिर सरकार और मजबूत सरकार ही किसी रूप में किसी स्टेट के कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ ये रहा है ट्रबल एरिया में, वहाँ पे एक अपनी मजबूती से शांति व्यवस्था की बात हो या वहाँ चीजें जो लंबे अरसे से पड़ी हुई है जिसको आप लटकाते रहे हैं, भटकाते रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए एक मजबूत सरकार ही उसको टैकल कर सकती है। ये मोदी गवर्नमेंट ने दिखाया है। आपको याद होगा कि एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने बरस का वो पेंडिंग रहा है जी। अब आप सोचिए कि राजीव गांधी ने पहला अकॉर्ड किया था जब स्टूडेंट असम गण परिषद के स्टूडेंट विंग के साथ में जो बांग्लादेशी माइग्रेंट और इलीगल माइग्रेंट का ये मुद्दा था। शायद हम लोग उस समय स्टूडेंट ही रहे होंगे जिस दौर की ये बात है। लेकिन असम की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ ये प्रॉब्लम इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश की घुसपैठ की प्रॉब्लम थी, दूसरी तरफ आप देखिए कि उधर जो है उग्रवाद संगठन जो है वो एक अलग तरह से असम पूरे देश को चैलेंज देता रहा था। लेकिन आज अगर इस 10 सालों में उन सारी चीजों को आप देखिए तो सारे प्रॉब्लम एड्रेस हो रहे हैं और असम शांति के रास्ते पे चल पड़ा है। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देखिए कि उन सारे इलाकों में एक फर्म डिसीजन लेके और वो जो सारी सरकार जो इम्प्लीमेंट करा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ये उसमें एनआरसी का ये रहा हो या अभी सीए का जो मामला आया है उसका इशू हो, हर इशू में जो वहाँ लोकल नैरेटिव था उसको कम से कम जमीन पे खत्म उतारने का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वहाँ का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है और मजबूती के साथ लोगों में एक विश्वास दिलाया और असम के लोग उसके साथ खड़े रहे तो वहाँ कोई नैरेटिव नहीं चला। आपको याद होगा एडीएफ का आप जो बदरुद्दीन तैयब साहब का जो की पार्टी है वो इसी मुद्दे को लेके इलीगल माइग्रेशन का जो है उसको उसने ब्लफ बता दिया और उसको लेके वो अपनी तरह से एक पार्टी खड़ा कर ली। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ समझौता कर लिया, कांग्रेस पार्टी का वो एलाइज बन गए और वो आप देखिए आज वो कांग्रेस पार्टी के एलाइज में नहीं है। लेकिन बदरुद्दीन को आप देखिए कि वो वहां पे कम से कम 10-15 सीटें जीतने के स्थिति में पहुंच गए, वो लोकसभा में सांसद बनने की स्थिति में पहुंच गए। तो ये स्थिति जो आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिया था उस नैरेटिव का नतीजा था। आज असम के लोगों ने इस रियलिटी को समझा है
तो आप देखिए वो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में खड़े हैं। ये सिर्फ असम, सिर्फ वहाँ पे हिंदू ही नहीं, मुस्लिम जो असमिया मुस्लिम हैं वो भी हिंदू उसके सपोर्ट में हेमंत शर्मा बिस्वा शर्मा के साथ में खड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कई इलाके ऐसे असम के ऐसे हैं जिसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई है, और अगर ये डेमोग्राफी बदल गई है तो असमीज कल्चर का क्या होगा, ये सवाल वहाँ के जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। तो ये बात समझने की जरूरत थी जिसको पिछले 50 सालों में नहीं समझा गया, और आज जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो करके दिखाया है तो आप देखिए उसके साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में न वहाँ के सिर्फ हिंदू हैं बल्कि वहाँ के जो ओरिजिनल मुस्लिम हैं वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में हैं और उतनी मजबूती से खड़े हैं। जोशी जी, विनोद जी, असम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 2 बार से राज्य में बीजेपी की सरकार है, और केंद्र की भी हम बात करें तो लगातार कनेक्टिविटी पे काफ़ी काम हुआ है। तो चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो या उसके अलावा एक मेंटल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें दिल्ली के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ, जो उत्तर पूर्व के राज्यों की या असम की हम बात करें, ये कितना फ़ायदेमंद होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए जो ये हम लोग कहावत में कहते थे कि दिल्ली दूर है, तो मैं तो ये कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए तो शायद ये कितने बरस तक ये ऐसा ही स्लोगन रहा था, उन लोगों के लिए ये प्रोवर्ब रहा होगा कि दिल्ली दूर है, क्योंकि दिल्ली से क्या, राजधानी दिल्ली से, कैपिटल से कनेक्टिविटी क्या, उनको अपने एक से दूसरे स्टेट के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी। आज अगर नॉर्थ ईस्ट में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी वो दौर था जब एक एयरपोर्ट होते थे और वो एयरपोर्ट से या आर्मी के या एयरफोर्स के जो एयरपोर्ट होते थे उस एयरपोर्ट से वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, सिविल ट्रांसपोर्ट सब लगभग कुछ कुछ इलाकों में होता था जी। आज आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनें जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में 11-12 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के हालत ये है कि आप बिहार से अगर आप देखिए कि वहां से आप 3 घंटे के रोड कनेक्टिविटी का मैं बता रहा हूँ कि बिहार के उस हाईवे एक्सप्रेस वे पे आप 3 घंटे चल के वहाँ आप गुवाहाटी पहुँच सकते हैं, 3 घंटे पहुँच के बिहार से आप वहाँ सिक्किम पहुँच सकते हैं। ये इस देश का हाल है, तो आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कितनी दूर रह गया है। तो ये इस चीज ने लोगों को ये पहली बार एक्नॉलेज किया है कि वो भी भारत के उतने ही हैं जितने ही भारत के यूपी वाले हैं, जितने ही भारत के बिहार वाले हैं, जितने ही भारत के कोई और स्टेट वाले हैं, उतने ही आज इस नरेंद्र मोदी के 10 साल ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को फील कराया है कि उतना ही मणिपुर वाला भारत का है, उतना ही सिक्किम वाला भारत का है, उतना ही असम वाला भारत का है जितना यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का है। ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी ने साबित किया है। जोशी जी, बिल्कुल विनोद जी, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की राजधानी गुवाहाटी में इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं, और वहां पर भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। सड़क के दोनों ओर वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, फिर एक बार में जो घुसपैठियों की हम लोग बात कर रहे थे उसी की ओर वापस आना चाहूँगा। असम में चाहे हम जो बोडो इलाका है वहाँ की हम बात करें, असम के विभिन्न इलाकों की हम बात करें, तो ये एक बड़ी समस्या थी, और इस समस्या कहीं ना कहीं हम देखें तो ये समस्या वहाँ पर जो पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उसको सत्ता से उखाड़ने में इस समस्या ने बहुत बड़ा वहाँ पर योगदान किया है। और पिछले 10 साल में वहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इस समस्या का कितना समाधान हुआ है? देखिए, मैं यही बात आपसे दोहरा रहा था कि ये समस्या के लिए कम से कम इतना मैं कहूँगा पिछले 10 वर्षों से एक चीज तो देश के सामने में एक बड़ी समस्या थी कि जो अब नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद है उसका हल क्या है, उसका हल क्या है। ये समस्या के लिए सारे डिफेंस स्ट्रेटेजी से लेके सारे लोगों की माथापच्ची होती थी कि वो लोग कोई अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वो लोग जो इंसर्जेंसी जो है उसमें वो सिर्फ अपने लिए एक अलग स्पेस मांग रहे थे।
और वो उसके एक उग्रवाद की वो सीमा थी कि आप ये देखिए कि सरकारें इस तरह से वहां मजबूर थी कि सारे पोर्स बॉर्डर हैं म्यांमार से लेके, और उधर वहां आप देख लीजिए उस स्टेट का, तो वो सारे इतना खुला खुला सा था कि बहुत मुश्किल था कि किसी भी उग्रवादी संगठन पे काबू पाना और उसको इस तरह से उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की। राजनीतिक इच्छा शक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दौर था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा या मैं किसी के उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं इस चीज को कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में वहां जो ये लोकसभा के चुनाव होते थे या विधानसभा के चुनाव होते थे, उसमें सीधे जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनका इंटरफेरेंस होता था और वो किक बैकिंग होती थी। तो आप कल्पना कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट लोगों पे, आम लोगों के लिए क्या नॉर्थ ईस्ट रह गया था। जो डेवलपमेंट का पैसा आता था, जो राज्य सरकारों को मिलता था, उसमें एक कट जो है वो सीधा इन्हीं मिलिटेंट ग्रुप को मिलता था। छोटा छोटा स्प्लिंटर ग्रुप का एक स्टेट में कम से कम 10-20 ऐसे मिलिटेंट ग्रुप होते थे, चाहे वो मणिपुर ले लीजिए आप, या असम ले लीजिए आप, या नागालैंड ले लीजिए आप। इन सब स्टेट में, एक छोटे से स्टेट में अब 10-10 मिलिटेंट सरवाइव करता था सिर्फ फंड के लेके, और उनकी ताकत पॉलिटिकल फंडिंग थी। एक एमपी चुनाव जीतता था, उसमें उस मिलिटेंट आउटफिट का बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि वो हेलमेट में छोटे छोटे पहाड़ी इलाके में उनका प्रभाव होता था। तो एक तरह से वो एमपी के चुनाव में सौदेबाजी करते थे, एमएलए के चुनाव में सौदेबाजी करते थे। तो आप अब जान लीजिए कि जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इतने मिलिटेंट आउटफिट का वहां चल रहा हो, उसको आप लोकतंत्र के लिए खतरा आज नहीं बता रहे हैं। उसको उस समय में संविधान खतरे में नहीं बताया जा रहा था। और लगभग मैं कहता हूं कि दिल्ली की हालत एक सरेंडर्ड की हालत थी, क्योंकि वहां जो भी जीत के आते थे उसमें उसकी भूमिका होती थी। ये पिछले 10 साल में ये ऐसा नहीं दिखा है, और ये इसलिए ऐसा नहीं दिखा है कि वो एक नेतृत्व का विश्वास होता है कि जनता उसके साथ खड़ी होगी, तो फिर ये मिलिटेंट आउटफिट कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो आप जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बहेगी और तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो शायद वो भूल गई कि एक ललक से जम्मू कश्मीर के लोग इस आर्टिकल 370 रिफिकेशन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है, तो एक पत्ता नहीं हिला। और वही नॉर्थ ईस्ट का हुआ। और अब देखिए धीरे धीरे सारे समस्याएं, जैसे मिलिटेंट आउटफिट का फंड बंद हुआ, उनके पैसे बंद हुए, उनकी किक बैकिंग बंद हुई, उनका पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी वो बंद हुई। आप देखिए कि सारे के सारे छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप कैसे तबाह हो गए। तो ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जो बात लोग अभी डिफरेंट चैनल पे आप देखिए जिस तरह से कहानी गढ़ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं होता है। वो उसके लिए पूरी लगन मेहनत करने के इस ग्राउंड सिचुएशन को जानना होता है। ये इस देश को आप ये बता सकते हैं, मैं इस बात के लिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करना चाहूंगा कि जितना ट्रबल एरिया है इस देश में, उसमें कम से कम नरेंद्र मोदी ने पर्सनली उस जगह का विजिट किया है, उसमें टाइम लगाया है। चाहे वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, सचिव महासचिव के रूप में हो, वहां पे उसमें अपना पर्सनल कनेक्शन जोड़ के वहां लोगों की समस्या को सुना है, उस समस्या को समझा है। तो ये देश का नेतृत्व है जो देश की समस्याओं को भली भांति समझ रहा है। देश का नेतृत्व है जो एक तरह से इस बात के लिए जिद कर बैठा है कि भारत की इंटीग्रिटी, राष्ट्र प्रथम की जब बात आप करते हैं तो देश प्रथम, दल बाद में। और ये संकल्प जो है वो भी एक नॉर्थ ईस्ट में बड़ा काम किया है। जोशी जी बिल्कुल विनोद जी, इसके अलावा अहोम सेनापति लचित बारफुकन की हम बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर गए और काफी उनकी जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, ये आप किस तरह से देखते हैं? जो प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में जो विरासत को खासा महत्व देते हैं, और असम में भी हमने इसको देखा। देखिए, ये जब प्राइम मिनिस्टर को आप कल ही देखे होंगे कि जो इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि ये देश विविधताओं का देश है, जो ये डाइवर्सिटी जो है उसकी यूनिटी, यही इस देश की खूबसूरती है।
और आप ये देखिए कि इस चीज को एक तरह से कैसे नैरेटिव बनाया जाता है पूरे इलेक्शन कैंपेन में। इसको एक तरह से आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी का जितना कैंपेन हो रहा है, राहुल गांधी अब अपने 5 न्याय और 25 गारंटी को भूल गए। अब वो कैंपेन में उनका नैरेटिव होता है कि बीजेपी को 400 सीटें आ जाएगी। तो 400 सीटें बीजेपी क्यों कह रही है, उसका सीधा सीधा ये कहना है कि वो संविधान बदल देंगे, वो एक देश एक भाषा एक लैंग्वेज ले आएंगे। तो ये समझने की चीज है कि ये जो नैरेटिव है वो उस प्राइम मिनिस्टर के साथ में है जो तमिलनाडु का संगोल लेके पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होता है। वो उस प्राइम मिनिस्टर के लिए है कि यूनाइटेड नेशन में तमिल भाषा के लिए सबसे पहला, ये देश का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा कि तमिल भाषा के लिए यूनाइटेड नेशन में अपने देश की सबसे प्राचीन भाषा, दुनिया के प्राचीन भाषा के रूप में स्थापित करता है। यही चीज मैं जब आप पूछ रहे थे असम में, तो आप देखिए कि वहाँ के जो लोकल कल्चर है, वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की पहचान है। अगर वो असम की पहचान है तो ये भारत की एक विविधता की पहचान है। और जब प्राइम मिनिस्टर खुद उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ उस सामने में लोगों के सामने में खड़े होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की सांस्कृतिक फेस्टिवल जो है वहाँ उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नैरेटिव और वहाँ का नैरेटिव जब वो जमीन पे उतरते हैं तो लोगों को कौन सा नैरेटिव डाइजेस्ट होता होगा। तो ये चीजें प्राइम मिनिस्टर के लिए जब आप देखते हैं तो कम से कम ये सारे जो भी नैरेटिव चल रहे हैं मार्केट में अभी इलेक्शन के टाइम में, वो कभी टिक नहीं पाता है। इसकी वजह सिर्फ वही तस्वीर है, जो आज की तस्वीर जो आपने दिखाया है जोशी जी। बिल्कुल विनोद जी, इसके अलावा अगर हम बात करें असम की ही हम बात करें तो वहाँ पर चाय प्रचुर मात्रा में वहाँ पर होती है। उसके अलावा हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम का काफ़ी वहाँ पर स्कोप है और ऑलरेडी वहाँ पर काम भी चल रहा है। तो इन सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर वहाँ पर काम करना, जो केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के काम रहे हैं, वो सब का कितना फायदा वहाँ पर बीजेपी को होने वाला है? देखिए, वे वहाँ के लोग भी जानते हैं जोशी जी कि पोटेंशियल वहाँ के नॉर्थ ईस्ट की कमी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के चाहे असम हो या दूसरे स्टेट को आप देखिए, वहाँ अभी तक टूरिज्म मैप पे आया ही नहीं था। वहाँ की टूरिज्म की जो पॉसिबिलिटीज है, वहाँ आप ये देखिए कि ऑर्गेनिक खेती की जो पॉसिबिलिटीज है, वहाँ आप सिर्फ एक असम है जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी ये है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। फिर भी वहाँ एक लगातार ये कोशिश होती रही है कि वहाँ भारत की जो खनिज संपदा के रूप में असम को एक तरह से किया जा सकता है, एक बड़ा बनाया जा सकता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारी चीजों में पीस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये पीस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी इसके दौर था जब दौर में असम में क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाना, कनेक्टिविटी भी की प्रॉब्लम थी और इंसर्जेंसी के कारण भी लोग जाना आना नहीं चाह रहे थे। और आज आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हिल स्टेशन आपको या कोई भी वहाँ के जो खूबसूरत प्लेसेस हैं, वहाँ भीड़ होती है पूरे के पूरे गर्मियों के सीजन में। पूरे नॉर्थ इंडिया आजकल नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो ये पोटेंशियल जो है, उस पोटेंशियल को लोगों ने कनेक्टिविटी के बाद समझा। अब जो कनेक्टिविटी बनी है और लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोकल चीजों की खरीदारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है भारत के इतने बड़े बाजार में नॉर्थ ईस्ट खास करके असम का जो प्रोडक्ट है उसका सीधे एंट्री हुई है। तो आप सोच लीजिए कि उस स्टेट के जीडीएसएसपी जो है वो कितना बड़ा होगा। दूसरी बात कि देखिए कि सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट के लिए जब सेंटर से पैसा जा रहा था, वो सारे नॉर्थ ईस्ट का पैकेज होता है सेंटर की तरफ से, वो एक आप कह सकते हैं कि उनका एक स्पेशल ये बनता है, पैकेज बनता है, जो दूसरे स्टेट से उनके पास में कुछ एक स्पेशल